हेलो नमस्कार दोस्तों। भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता और बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, जीत को हार से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई साइंस की यहाँ पर डे 3 पर आ चुके हैं अपन। ठीक है, तीसरा दिन हो चुका है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड के साथ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ और स्पेशल एमपी पुलिस के लिए। ठीक है भाई, एलएसडी क्या है मेरे भाई? एलएसडी क्या है? तो ये क्या है मेरे भाई? ये मादक औषधि है। क्या है? मादक औषधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एलएसडी क्या है? तो मादक औषधि है। एलएसडी की अगर बात करें अपन तो एलएसडी का फुल फॉर्म मेरे भाई लिसर्गिक एसिड और डाइथाइलेमाइड। ठीक है, एक अत्यधिक मजबूत मति भ्रम है जिसे पहली बार 1938 मेरा भाई पहली बार 1938 की बात कर रहे हैं में उत्पादित किया गया था। ठीक है, यह एक कृत्रिम रूप से लिसर्जिक अम्ल से बनाया जाता है जो एर्गोट में पाया जाता है, एक कवक जो राई और अन्य अनाज पर उगता है। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना अपने को। उसके बाद बोल रहा है एलएसडी एक मस्तिष्क रसायन सेरोटोनिन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है और सेरोटोनिन व्यवहार, मनोदशा, इंद्रियों और अनुभूति के नियमन में सहायता करता है। इस प्रकार एलएसडी मादक औषधि है। ठीक है, एलएसडी मादक औषधि है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो कक्ष तापमान पर तरल रहने वाली धातु कौन सी है? तो कक्ष तापमान पर तरल रहने वाली धातु सबको पता है आपको, मरकरी, पारा, है ना, जो हमारे रूम के टेम्परेचर पर तरल रहती है ना। काय में यूज़ करते हैं, एक तो थर्मामीटर में यूज़ होती है। उसके बाद अगर देखें अपन तो एक जो बीपी चेक करने का जो यंत्र होता है उसके अंदर, है ना। अब कुछ धातुएं अन्य की तुलना में कम तापमान पर पिघलती है। मेरे भाई टीन की अगर बात करें तो टीन का क्या है? 231.8 डिग्री सेल्सियस पर तरल होती है टीन, है ना। टीन का पूछ सकता है ये। ठीक, अब टंगस्टन की बात करूं अगर मैं तो टंगस्टन का सबसे उच्चतम गलनांक होता है, कितना होता है भाई? 3422 होता है। ये सबसे उच्चतम किसका होता है गलनांक? तो 3000 टंगस्टन का होता है, 3422। इसको ध्यान रखना। पारा की अगर बात करें तो पारा एक भारी चमकीला सफेद तरल धातु है ना, भारी चमकीला तरल धातु है। पारे को अमलगम भी कहा जाता है। पारे को क्या कहा जाता है? अमलगम भी कहा जाता है। पारे से इतने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे उच्चतम गलनांक किसका है? तो टंगस्टन का है। पारा एक भारी और चमकीला सफेद, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन पारे को अमलगम भी कहा जाता है, ये पूछ सकता है ना। पारे को क्या कहते हैं? तो अमलगम। अब रोटा वायरस की बात करें, रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, दस्त। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें अपन तो सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण द्वारा पृथक किया जा सकता है भाई, है ना। तो का मिश्रण किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं? भाई रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ये तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, रूपांतरण से पहले बाद में कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, नहीं, ये बात भी गलत है। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो सही ढंग से सुमेलित अगर बात करें अपन तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और 44 ऑटोसोम XXY। ठीक, घनत्व का आयामी सूत्र क्या है भाई? तो घनत्व का आयामी के अगर सूत्र की बात करें अपन तो यहाँ पर घनत्व का आयामी सूत्र है ml की पावर -3 और t की पावर 0। ठीक है, ये सूत्र है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसका? घनत्व का आयामी सूत्र। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, है ना। बिजली का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिजली का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। परमाणुकरण भी नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का यूज करके 0 डिग्री सेल्सियस पर 660 mm पारे के स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब किस रूप में जाना जाता है भाई? तो ये एक वायुमंडल के रूप में जाना जाता है।
क्या, एक वायुमंडल के रूप में जाना जाता है। अब इसकी थोड़ी सी जानकारी अपन बिल्कुल लेंगे। क्या लेंगे, जो पास्कल है ये दाब की इकाई है भाई। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है, तो पास्कल है। इस बात का अपने को एसआई इकाई है ना, जिसे 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में परिभाषित किया गया है ना। इसका उपयोग अक्सर छोटे दाब मापों के लिए किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग पद और पदार्थ विज्ञान में। ठीक भाई, एक वायुमंडल की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है। एक वायुमंडल अगर बात करें अपन तो कितने पास्कल के बराबर होता है, 1 लाख, लगभग 1,13,100 के बराबर होता है ना। अब बार की अगर बात करें तो बार दाब की एक अन्य इकाई है। बार जो है दाब की एक अन्य इकाई है, जिसका उपयोग आमतौर पर मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान में किया। भाई देखो इधर सुनो, बार जो है वो भी एक दाब की इकाई और पास्कल भी दाब, लेकिन जो पास्कल है वो हम किसके भाई बताया अभी हाल, इंजीनियरिंग और पदार्थ विज्ञान में, और यह मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में किया जाता है। अब यह लगभग 1 लाख, यह 1 लाख पास्कल या लगभग 0.987 वायुमंडल के बराबर होती है। बार ऐसा इकाई नहीं है, लेकिन व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भाई ऐसा इकाई नहीं है, बार ऐसा इकाई नहीं है, लेकिन एक दूसरी इकाई है भाई, किसकी, दाब की, है ना। ऐसा इकाई नहीं है ये बात ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आया भाई अपना, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में, एसिटिक, टार्टरिक, या फिर मेथानोइक, या फिर ऑक्सोलिक। ऑक्सोलिक अम्ल पाया जाता है ना भाई टमाटर में, है ना। अब कुछ फल है मेरा भाई, जहाँ से कौन कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। अब इधर देखो, ये जो सिरका है अपना, क्या है, सिरका, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, रेड वाला है ना, जो सिरका है वो सिरका एसिटिक अम्ल देता है। ठीक है, नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करूं तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही की बात करें, दूध दही लैक्टिक, दूध और दही दोनों में लैक्टिक, है ना। नींबू की बात करूं तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। बिच्छू के डंक की बात करें तो मेथेनोइक अम्ल मेरा भाई इधर सुनो, चींटी के डंक में भी पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाए, लेकिन यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है और यहाँ पर कम मात्रा में होता है। इसलिए चींटी के काटने से इतना ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिच्छू के काटने से पता ही है आपको, है ना। अब विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है भाई, सबसे सस्ता सूर्य का प्रकाश भाई, सबसे सस्ता स्रोत है ना। बाकी तो सब ये मछली, अंडे, दाल वगैरह महंगे आते हैं, अभी तो महंगाई बढ़ गई है। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र अगर पूछूं मैं भाई, ये आया आपका क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अपने काम का क्वेश्चन है ये, है ना, है कि नहीं भाई। एल्कोहल जानते हो आप, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है यहाँ से, एग्जामिनर भी समझदार है भाई। अब एल्कोहल का रासायनिक सूत्र की अगर मैं बात करूं तो C2H5OH, C2H5OH ये रासायनिक सूत्र होता है भाई एल्कोहल का, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, C2H5OH। ठीक भाई, ये एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर। तो भाई इतनी जानकारी आपके लिए हम साइंस में लेकर आए थे, और कैसी क्या लगी जानकारी आपको। जानकारी अगर अच्छी लगी तो मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। और मिलते हैं अपन भाई, आपकी डेली क्लासेस हो रही है ना, करंट अफेयर की हो रही है, रीजनिंग की हो रही है, मैथ्स की हो रही है, जीके की हो रही है, साइंस की भी हो रही है। मतलब एमपी पुलिस का पूरा आपके सामने रख दिया गया है यहाँ पर खोल के सिलेबस। ठीक भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।